अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनीज़ा जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। अब 16 अक्टूबर को सियासी जमातें फिर अपना लोहा आजमाएंगी। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक कौमी असम्बली की 8 और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तों पर 16 अक्टूबर को ज़िमनी इंतखाबात होंगे, जबकि कराची में बल्दियाती इंतखाबात 23 अक्टूबर को होंगे। ताहम अमन अमान की सूरत हाल की वजह से NA 45 जिला कुरम में ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान बाद में किया जाएगा। कौमी असम्बली की जिन नशिस्तों पर इंतखाबात हो रहे हैं उनमें से 3 पंजाब, 3 खैबर पख्तूनख्वा और 2 सिंध के हलके शामिल हैं। कौमी असम्बली के इन हलकों में ज़िमनी इंतखाबात की जरूरत इसलिए पड़ी चूंकि स्पीकर कौमी असम्बली ने 28 जुलाई को तहरीक इंसाफ के 11 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए। इन ज़िमनी इंतखाबात की सबसे अहम बात यह है कि कौमी असम्बली के 8 हलकों में से 7 पर इमरान खान मैदान में हैं, जबकि एक नशिस्त NA 157 मुल्तान में PDM के हमायत याफ्ता उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली मूसा गिलानी और तहरीक इंसाफ की शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी में कांटेदार मुकाबला है। 2018 के इलेक्शन में इस हलके से तहरीक इंसाफ की जैन कुरैशी जो हैं वो कामयाब हुए, जिन्होंने अली मूसा गिलानी को शिकस्त दी थी। जैन कुरैशी ने तकरीबन 77,000 वोट लिए, जबकि अली मूसा गिलानी ने तकरीबन 70,000 वोट लिए, जबकि नून लीग के अब्दुल गफार डोगर तकरीबन 62,000 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। अब अली मूसा गिलानी PDM के मुतफिका उम्मीदवार हैं और उनको नून लीग की हमायत जो है वो भी हासिल है। नून लीग की हमायत से मूसा गिलानी कितना फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा पंजाब में ननकाना साहब और फैसलाबाद में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान PDM के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों का मुकाबला करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है तहरीके इंसाफ के जैन कुरैशी, NA 157 में अपनी बहन मेहरबानो कुरैशी की इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। वो पंजाब असम्बली के रुकन भी हैं। अली मूसा गिलानी साहब हमें ज्वाइन करें, NA 157 में PDM के उम्मीदवार हैं। डॉक्टर जो है शजरा मनसब अली हमें ज्वाइन करी हैं, जो NA 118 से PDM की उम्मीदवार हैं। सलीम शेख ने हमें ज्वाइन किया, आज TV के लाहौर में ब्यूरो चीफ हैं, और रईस अंसारी साहब जियो TV के लाहौर में ब्यूरो चीफ हैं और सीनियर सहाफी हैं। मूसा, आपकी जानिब सबसे पहले आऊंगी। इस वक्त आपको नून लीग की हमायत जो है वो है, तो किस हद तक नून लीग आपके साथ चल रही है? PDM की जितनी भी जमातें हैं भरपूर तरीके से मेरे साथ खड़ी हैं और वो मेरी कैंपेन भी कर रही हैं। उसमें पाकिस्तान मुस्लिम नून ऑब्वियसली सबसे सरफहरिस्त है। फिर जमात उलमा इस्लाम जो है मौलाना फजल रहमान साहब की जमात वो भी मेरे साथ खड़ी है और इंशाअल्लाह ताला हम बहुत पुरुमीद हैं। मैं ये कहूँगा कि हम यहाँ पर जो इलेक्शन है वो इलेक्शन बेसिकली मुल्तान की जो डायनामिक्स उसके अंदर हमने यहाँ पर जितनी भी जमातें हमारे साथ है हमने अमली तौर पर काम किया है। तहरीक इंसाफ जो है उसको वक्त के साथ साथ इमरान खान साहब क्योंकि वो जो उनके नेगेटिव चीज उनके खिलाफ जो जा रही है वो वक्त जा रहा है, तो जिस तरह टाइम गेन होता जा रहा है वो ये चाह रहे थे कि इलेक्शन जल्दी कॉल हो जाए ताकि जो कुछ भी है वो जो एक झूठ क्योंकि उम्र थोड़ी होती है तो वो उसके अंदर ही जनरल इलेक्शन की तरफ जाना चाह रहे थे, लेकिन जो वक्त जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सारा सच सामने आ ही जाता है। तो आप देख लें कि आहिस्ता आहिस्ता हर चीज सामने आ रही है और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब हैं उन्होंने जो इस कौम के साथ एक मजाक बनाया और जो खेल खेला उनका जो एक प्रोपेगेंडा था वो प्रोपेगेंडा जो है वो बस्ट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा जैन कुरैशी साहब, ये बताइए कि अब्दुल गफार डोगर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो हैं वो अब उन मूसा गिलानी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये फैक्टर जो है ये आपकी बहन मेहरबानो कुरैशी के खिलाफ तो एक तरीके से जाएगा, तो क्या ये इलेक्शन आपकी बहन का जो है ये ज्यादा मुश्किल इलेक्शन है बनिस्बत जो आपने लड़ा था 2018 में? मुझे सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने अपने प्रोग्राम पे इनवाइट किया। गिलानी साहब की मैं गुफ्तगू सुन रहा था, उनका तज्जिया उनको हक है बिल्कुल देने का, लेकिन मैं ऑब्वियसली उनके तज्जिए से एग्री नहीं करता। जो आपने उनसे सवाल किया था उसका मैं आपको पहले जवाब दे देता हूँ। सबसे पहले तो इस हल्के के अंदर एक सूबाई असेंबली का हल्का आता है PP 218 का। PP 218 के अंदर 2019 के अंदर ज़िमनी इलेक्शन हुआ था। जो मेरे साथ MPA इलेक्ट हुए थे मलिक मजहर राज साहब, उनका इंतकाल हो गया था और उनके बेटे को हमने वहां से कंटेस्ट कराया था।
तब पीडीएम एग्जिस्ट नहीं करती थी। तब भी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने इकट्ठा होकर हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ा था और अल्हम्दुलिल्लाह तब भी हमने इनको शिकस्त दी थी। और तब इमरान खान का ये बयानिया नहीं था हकीकी आजादी का और हक का, उसके बावजूद भी इनको इस हल्के में डिफीट हुई थी। इनको अब भी इस हल्के में डिफीट होगी। जो आपने अपनी इंट्रोडक्शन में वोटों की बताई, आपने दुरुस्त बताई, 2018 में 77,000 वोट मेरा पड़ा, 70,000 मूसा को पड़ा और 62,000 गफार डोगर को पड़ा। बट अब वो बात इररेलेवेंट हो चुकी है। इररेलेवेंट इसलिए हो चुकी है कि अब ये इलेक्शन बन गया है हक और सच और बातिल के खिलाफ। अब ये इलेक्शन बन गया है जो 13 जमातें पीडीएम की इकट्ठी हुई हैं अपनी चोरी खत्म करने के लिए, अपने केसेस खत्म कराने के लिए, अपने पासपोर्ट वापस मंगाने के लिए, लंदन की सैरें करने के लिए। अब आवाम फैसला कर रही है कि क्या हमने इन चोरों का साथ देना है, उन लोगों का साथ देना है जिन्होंने अपनी करप्शन खत्म करने के लिए आज इकट्ठे हुए 40 साल इकट्ठे ना हो सके, या अब हम हक और सच का साथ देंगे। और उस जंग में इट इज अ वेरी क्लियर डिवाइड बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। और आवाम इस दफा फैसला कर बैठी है कि उन्होंने वोट इमरान खान को देना है, तहरीक इंसाफ को देना है, डल्ले के निशान को देना है। कांटेदार मुकाबला है और आपकी जो फैमिली है एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते रहे हैं, तो वी विश यू बोथ बेस्ट ऑफ लक एंड मे द बेस्ट पर्सन विन। चूंकि इसके अंदर तो एक खातून भी इलेक्शन लड़ी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गिलानी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जैन कुरैशी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। रईस अंसारी साहब, आपने दोनों कंटेस्टेंट्स की अब बात सुन ली। अवाम अब क्या फैसला करेगी? क्या वो इन फैंसी आइडियाज के ऊपर वोट डालेगी या महंगाई के ऊपर वोट डालेगी, या इमरान खान साहब वाकई इतने अब पॉपुलर हो गए हैं कि वो जिसके पीछे भी खड़े हो जाते हैं या खुद खड़े हो जाते हैं तो उसी को वोट मिल जाता है? देखिए, आपने बड़ी दुरुस्त बात की। पहली बात तो ये है कि जब भी शहबाज शरीफ ने हुकूमत संभाली तो उसके बाद से महंगाई में खासी तेजी से इजाफा हुआ, पेट्रोल में इजाफा हुआ, बैरूनी हालात ऐसे ख़राब हुए, यूक्रेन और रूस की जंग हुई, उसकी वजह से मसले मसाइल पैदा हो गए। फिर ये कोरोना आ गया और ये कह लें फिर सैलाब आ गया। तो ये तो एक फैक्टर है जो महंगाई फैक्टर है। अगर इस वक्त इमरान खान होते और ये महंगाई फैक्टर उनको फेस करना पड़ता गवर्नमेंट में, तो हो सकता कि उनको तो बहुत सियासी हालात जो हैं वो दिगरगू हो जाने थे, बल्कि ख़राब ही हो जाने थे। लेकिन अब एक एज ये है और दूसरा एज ये है कि इमरान खान जो है, जो गवर्नमेंट से उतरे हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि जो इमरान खान की पॉपुलर हुए उसमें पहले से इजाफा हुआ। और जो इलेक्शन जो पिछले ज़मीनी इलेक्शन हुए थे 20 सीटों पर जी, उसमें सीटें तो सारी वो तहरीक इंसाफ की रहीं, लेकिन कहना चाहिए कि नून लीग को एज था, वो 5 सीटें उनसे ले गई। तो अब जो इलेक्शन अब भी है, जो पंजाब के हवाले से बात करूंगा, जो जिन 3 सीटों पे इमरान खान ही इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और उनके वो तीनों सीटें उन्हीं की हैं, और जो 3 सीटें सूबाई हैं वो नून लीग की खाली हुई। नहीं, मगर ये जो फैक्टर है मलिक अब्दुल गफार डोगर का, उसको आप कैसे देखते हैं कि जी नून लीग का जो वहां पे देखिए ना, उन्होंने काफी अच्छे वोट लिए, 62,037, ये 2018 के इलेक्शन में। अब इन्होंने जो है अपनी हमायत कर दी है अली मूसा गिलानी के साथ। तो अली मूसा गिलानी के उस वक्त वोट आए थे कोई 70,000 लगभग 830, तो ये मिला के और 62,000 मिला के तो ये तो अच्छे खासे वोट हैं। जो आपने गफार डोगर की बात की है, ये पहले जरूर उनकी मजबूती का है कि नून लीग पीपल्स पार्टी के जो है साथ दे रही है, लेकिन आप माजी में उठा के देखें, हिस्ट्री देखें, तो बहुत कम ऐसा हुआ कि अगर नून लीग का साथ पीपल्स पार्टी ने दिया तो पीपल्स पार्टी के वोटर नाराज हुए, अगर पीपल्स पार्टी का साथ नून लीग ने दिया तो नून लीग के वोटर नाराज हो जाते हैं कि हमारे तो पार्टी का उम्मीदवार ही नहीं है। जो बड़ा सवाल आपने उठाया ना कि क्या नून लीग का वोटर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे को वोट डालेगा कि नहीं डालेगा, तो ये बड़ा अहम सवाल जो है आपने उठाया है। सलीम साहब, नून लीग ने किस तरीके से मूसा गिलानी को सपोर्ट किया है? क्योंकि मैंने देखा फजलुर रहमान साहब तो वहां पे गए थे। नून लीग की किस किस्म की सपोर्ट आपको देखने को मिली है मूसा गिलानी के लिए? देखिए, मुस्लिम लीग नून की तरफ से सपोर्ट तो वहां पर मौजूद है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि अब जैसे 25 मई को इलेक्शन हुए थे, उसके बाद जो अब ये इलेक्शन दोबारा से होने जा रहे हैं, तो इसमें अब फैक्टर जो है वो इमरान खान का है। पहले इमरान खान के नाम के वोट पड़े थे और अब इमरान खान जो है वो खुद से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो इसलिए जो है मैं ये समझता हूँ कि पहले जो है वो मार्जिन इंतहाई कम था, गो के पीटीआई ही जीती थी, और अब भी ये सीट जो है वो पीटीआई
کی ہی ہے، لیکن اس وقت جو تھوڑے سے موجودہ حکومت ہے اس کو تھوڑے حالات ایسے سامنا کرنا پڑ رہے ہیں جو کہ عمران خان کے سارے مسائل تھے وہ سارے کے سارے موجودہ حکومت نے اپنی ٹوکری میں ڈال لی ہیں، اور سارا گند جو تھا عمران خان کا وہ موجودہ حکومت اپنے حصے میں شامل کر لیا ہے. مہنگائی وہ ساری ان کے پاس آ گئی ہے، بیڈ گورننس وہ بھی ان کے پاس ہے، اور ترقیاتی کام اس حلقے میں جو ہے وہ ذہن قریشی نہیں کروا سکے تھے. لیکن حالات یہ ہے کہ الیکشن وہاں پر جو ہے ملتان میں ٹف ضرور ہوگا، لیکن کیونکہ عمران خان کا جو اس وقت بیانیہ ہے وہ بہت زیادہ مقبول ہوا ہے، اور عمران خان جو ہے وہ جو نوجوان نسل ہے ان کے کافی زیادہ قریب ہو چکے ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو الیکشن اب ہونے جا رہا ہے اتوار کو، اس میں کوئی رزلٹ اتنے آسان نہیں آئیں گے جس طرح ماضی میں آ گیا تھا کہ 2 یا 3 ہزار سے جو ہے وہ الیکشن زین قریشی جیت گئے تھے. اور اب بھی یہی ہے کہ گو کہ ان کی جو بہن ہے وہ وہاں سے الیکشن لڑ رہی ہیں، اور علی موسیٰ جو ہے وہ پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ ہیں. بیسیکلی تو وہ کینڈیڈیٹ پیپلز پارٹی کے ہیں. پی ڈی ایم تو ایک نام ہوتا ہے کیونکہ جو بھی کوئی الیکشن لڑتا ہے وہ اپنی جو جماعت ہے اس کے لیے الیکشن لڑتا ہے، اور مسلم لیگ نون ان کا ساتھ ضرور دے گی لیکن اس طرح جان کی بازی نہیں لگائے گی جس طرح اپنے امیدوار کے لیے لگاتی ہے. اور یہ والی جو سیاسی دڑے بازی ہوتی ہے وہ بھی وہاں پر وہ شاید آ جائے سامنے. اچھا رئیس انصاری صاحب، یہ جو بات سلیم صاحب بھی کرے تھے اس کو بھی آگے بڑھاتے ہیں، مگر دیکھیے باقی بھی تو حلقے ہیں نا، اس کے اندر فیصل آباد ہے، ننکانہ صاحب ہے. آپ کے جو آپ نے دیکھا ہے اور آپ نے گراؤنڈ سے جو رپورٹس منگوائی ہیں اس کے مطابق سب سے کانٹے دار مقابلہ کیا ملتان میں ہی ہوگا؟ دیکھیں بالکل کانٹے دار مقابلہ ملتان میں ہوگا، اور وہاں دونوں سچویشن یہ ہے کہ مضبوط دونوں ہی نظر آتے ہیں، دونوں اوپر نیچے ہیں. میں نے جو پہلے آپ کو ایک بات کی کہ جب نون لیگ کے امیدوار کو ٹکٹ نہ ملے تو لوگ ان کے ناراض ہوتے ہیں، اس طرح نہیں چلتے جس طرح سلیم نے کہا کہ وہ جان کی بازی نہیں لگاتے. لیکن ایک اور آپ کو میں دوسری بات کرتا چلوں جو اس پہ زبان زد عام ہے کہ عمران خان کیونکہ 8 سیٹوں پر الیکشن لڑ رہے ہیں، اور ایک بیانیہ یہ بھی اب سامنے آیا کہ یار جب عمران خان اس وجہ سے الیکشن لڑ رہے ہیں کہ انہوں نے حلف نہیں اٹھانا اور 8 کی 8 سیٹیں جو آکیوپائی رہیں گی، تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے حلف نہیں اٹھانا، ہماری نمائندگی نہیں ہونی تو ہم ووٹ کیوں ڈالیں. یہ کوئی ایک بیانیہ یہ بھی چل پڑا ہے. لیکن ابھی تک جو نظر آ رہا ہے جو عمران خان کے سپورٹر ہیں وہ ڈائی ہارڈ سپورٹر ہیں، وہ یعنی ابھی تک وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عمران کہتا ہے وہ درست ہے، چاہے وہ غلط بات کریں چاہے وہ قانون مگر رئیس صاحب یہ بھی تو ہم نے دیکھا ہے نا کہ ہم جو بھی الیکشنز کے ریزلٹس پریڈکٹ کرتے ہیں کئی دفعہ بالکل اسے برعکس جو ہے نتیجہ آ جاتا ہے. سلیم صاحب، ہم نے کتنے الیکشنز کے یہاں پہ شو کیے مگر عوام ہمیشہ ہمیں کوئی سرپرائز ہی دیتی ہے. اب یہ بھی فیکٹر دیکھیں کہ ان حلقوں کے اندر عمران خان صاحب خود جو ہے وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، تو جو ووٹر ہے وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ جی کتنی دفعہ جو نمائندہ ہے وہ میرے پاس آیا ہے، میری اس کو کتنی فکر ہے. چونکہ لوگ اپنی ضروریات کے مطابق بھی ووٹ ڈالتے ہیں. تو جو دلچسپ دوسرا مقابلہ ہے وہ ننکانہ صاحب میں ہے NA 118، جہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو ڈاکٹر شزرہ منصب علی ہیں وہ الیکشن لڑی ہیں، عمران خان صاحب کے خلاف لڑی ہیں، اور ماضی میں 2018 میں انہوں نے اجاز شاہ کے خلاف یہ الیکشن لڑا تھا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. تو اس وقت جو آپ کا الیکشن ہے ننکانہ صاحب کے اندر، نون لیگ تو ظاہر ہے آپ کو خوب سپورٹ کر رہی ہوگی، آپ کو باقی جو جماعتیں ہیں پی ڈی ایم کی، خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی، کس قسم کا سپورٹ آپ کو وہاں پہ ملا ہے؟ جی پیپلز پارٹی کی بھی سپورٹ جو ہے ماشاءاللہ، اور JUIF کی بھی ہے، اور باقی جو اہل حدیث یا جتنی بھی پی ٹی ایم کی جماعتیں ہیں ان کی سپورٹ ہے بہت اچھی. تو اقلیتوں کا بھی تو ووٹ وہاں پہ ننکانہ صاحب میں ہے، اور اس کو آپ کیسے ٹیپ کر رہی ہیں؟ جو ہمارے یہاں پہ زیادہ اقلیت وہ سکھ ہے، اور سکھ جو ہے وہ ٹریڈیشنلی مسلم لیگ نون کے ساتھ ہی رہے ہیں ہمیشہ، ان کی میجورٹی جو ہے. چونکہ کرتارپور کا جو ایک کھلا ان کے لیے ایک ورشپ ایریا، تو وہ تو پاکستان تحریک انصاف کے دور میں جو ہے اس کا افتتاح کیا گیا، تو کیا یہ ایک فیکٹر جو ہے آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا اس سے لڑنا؟ جو ننکانہ صاحب کے سکھ ہیں وہ ٹریڈیشنلی نون لیگ میں ہی رہے ہیں، اور اس لیے یہاں پہ تو اکثریت جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ ہی ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا.
सलीम साहब, आपने डॉक्टर साहिबा की बात सुन ली, ननकाना में आपको क्या नजर आ रहा है? जी देखिए, मैं ना ननकाना के हवाले से भी बताता हूँ और ओवरऑल बताता हूँ आपको कि जो मौजूदा हुकूमत है उन्होंने इलेक्शन कमीशन को जो दरख्वास्त दी थी, मैं आपका इंट्रो नहीं सुन सका, शायद आपने इसका जिक्र किया हो कि इलेक्शन जो है वो मुलतवी करवा दिए जाएं। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई मौजूदा हुकूमत इलेक्शन मुलतवी करवाना चाह रही है तो वो समझती है कि हालात कोई बेहतर नहीं है, तो इसी वजह से जो है वो इलेक्शन मुलतवी करवाने की दरख्वास्त दी गई थी। और जो जमीनी हकायक हैं वो भी यही हैं कि इमरान खान के बयानिए से जो है वो सारे डर रहे हैं और सबको ये माजी के जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे पंजाब असम्बली के, वो नताइज भी उनके सामने गो के जो मौजूदा हुकूमत है उन्होंने 9 सीटें वो मुंतखब की हैं जहां पर बहुत कम मार्जिन से जो है वो पीटीआई जीती थी। और मौजूदा हुकूमत ने ज़हन ये बनाया था कि हम यहाँ पर इलेक्शन करवा देते हैं और इलेक्शन करवाने के बाद जो है वो हम जो है वो सीटें जीत जाएंगे। रईस अंसारी साहब, देखिए महंगाई का भी एक फैक्टर होगा। अब क्या लोग जो है महंगाई की वजह क्या बताएंगे कि क्या मौजूदा हुकूमत है या खान साहब है? चूंकि मौजूदा हुकूमत तो इसरार कर रही है कि जी महंगाई अगर हुई है तो वो खान साहब लेके आए, खान साहब महंगाई की जिम्मेदारी जो है वो इस हुकूमत के ऊपर डाल रही है। लोग इसके ऊपर कैसे वोट करेंगे, आप क्या समझते हैं? देखिए, हमारे यहाँ तो हालात ये हैं कि आदमी ना रात का खाया हुआ भूल जाता है, लेकिन बेशक कुछ ऐसी चीजें थी कि IMF से मुआहदा किया जिसके तहत कुछ महंगाई भी हुई। जो आम पब्लिक है ना वो देखती है कि करंट सिचुएशन क्या है। करंट सिचुएशन उनके सामने है कि जब भी कोई महंगाई होती है वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो शहबाज शरीफ हैं। और जिस तरह मुफ्ती इस्माइल थे, उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं जो भी करता हूँ वज़ीर-ए-आज़म साहब उस पे उनके सिग्नेचर होते हैं, उनके फैसले होते हैं। मगर इधर आप पंजाब हुकूमत की जो मकबूलियत है उसको कैसे देखेंगे? मौजूदा पंजाब, क्या उसके ऊपर भी कोई वोट डाला जाएगा उनकी कारकर्दगी? देखिए, बड़ी अच्छी बात की जो पंजाब में मौजूदा हुकूमत है उसमें जब ये 10 सीटों के साथ परवेज इलाही को बनाया गया तो उसमें जो तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर हैं उनमें रिजेंटमेंट है, और ये कह लें कि लातादाद MPs ऐसे हैं उनमें भी रिजेंटमेंट है। और इसी रिजेंटमेंट को जो कैश जो है ना नून लीग करवाना चाहती है कि किसी तरह उनके लोगों को 15, 20, 25 लोगों को रिजाइन करवाया जाए ताकि गवर्नमेंट टॉपल की जाए, यानी आईनी तरीके से, कानूनी तरीके से, जो पंजाब का कानून के मुताबिक है। तो वो उनसे लातादाद लोग जो है MNA MPs भी कई जो है बदजन है इस वजह से, और उनके जो वर्कर हैं और कुछ ओहदेदार हैं वो भी बदजन है। लेकिन वो चल रहे हैं, इमरान खान के बयानी वो लेकर साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन जिस तरह पंजाब में हुकूमत को मजबूत होना चाहिए था उस तरह, और मकबूल होना चाहिए था, पंजाब में उस तरह हुकूमत मकबूल नहीं है। अगर इस जगह चीफ मिनिस्टर को होता तहरीक इंसाफ का तो शायद सिचुएशन और कुछ और होती। बड़ी दिलचस्प बात आप दोनों ने कही है। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब, रईस अंसारी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। तो नाजरीन, इधर एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हम रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का, क्योंकि वहां पे भी कांटेदार मुकाबला होगा। किसका पलड़ा भारी रहेगा ये आपको दिखाएंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। 16 अक्टूबर को सियासी जमातें खैबर पख्तूनख्वा में पंजा आजमाई करेंगी। कौमी असम्बली के जो 3 हलके हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उनमें ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। इन तीनों पर इमरान खान का मुकाबला PDM के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों से है। पेशावर में इमरान खान का मुकाबला PDM के उम्मीदवार हाजी गुलाम मोहम्मद बलोर से है। 2018 के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के शौकत अली ने तकरीबन 82,000 वोट लिए और अवामी नेशनल पार्टी हाजी गुलाम अहमद बलोर ने तकरीबन 42,000 वोट लिए। चरसद्दा के कौमी असम्बली के हलके में इमरान खान और अवामी नेशनल पार्टी के इमल वली खान जो हैं वो आमने सामने हैं, जबकि मर्दान में इमरान खान और PDM के हमायत याफ्ता उम्मीदवार मौलाना मोहम्मद कासिम जो हैं वो मुकाबला करेंगे। साथ साथ स्वात में होने वाले बड़े जलसे पर भी हम बात करेंगे, जहां जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद, मंजूर पश्तीन, अफरा साहब खटक और अवामी नेशनल पार्टी के इमल वली खान ने मिलकर नारे लगाए हैं, दहशतगर्दी नामंजूर, भत्ताखोरी नामंजूर। इस जम्मे गफीर में तमाम सियासी जमातें शामिल थीं सिवाय तहरीक इंसाफ के। इस तरह हरीपुर और बटाग्राम में भी अवाम ने दहशतगर्दी के वाकयात के खिलाफ मुजाहरे किए हैं। एहतजाज का सिलसिला नाजरीन तब शुरू हुआ जब पीर के दिन स्वात के इलाके गलीबाग में दहशतगर्दों ने स्कूल वैन पर हमला किया और गोली मारकर 2 बच्चों को जख्मी और ड्राइवर हुसैन अहमद को हलाक कर दिया।
लवाहिकीन ने 40 घंटे तक वैन ड्राइवर की तदफीन करने से इनकार कर दिया और हुकूमत से मुतालबा किया कि कातलों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। इस वाक़े का बराह रास्त असर ज़िम्मी इंतखाबात पर क्या होगा जो होने जा रहे हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ हैं फरजाना अली साहिबा जो आज टीवी की पेशावर में ब्यूरो चीफ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अकील यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अनवर अंजुम साहब हमें ज्वाइन करे हैं, स्वात में आज टीवी के नुमाइंदे हैं और जो कल बहुत बड़ा जलसा हुआ उसको भी कवर करते रहे। उसके साथ हमने बात की है शबीर अहमद स्वात में जो हैं और वो शहीद होने वाले वैन ड्राइवर हुसैन अहमद के भाई हैं। अगर आप तीनों की इजाजत हो तो हम शबीर अहमद से पहले जान लेते हैं कि उन्होंने अपने भाई की तदफीन नहीं की इतनी जल्दी, क्या मुतालबात थे उनके हुकूमत से, आइए उनसे पूछते हैं। पहले हमने लाश को जो है ना रोड पे रख के एहतजाज शुरू की कि यार हमारे कातिल जो है ना वो गिरफ्तार हो जाए जल्द से जल्द और जो स्वात में जो दहशतगर्दी के वाक़यात है उसकी रोकथाम किया जाए। तो उसके बाद जो है ना ये बजाय इसके कि हमारे कोई मुतालिबात सुन ली जाए, DPO ने ये बयान दिया कि यह ज़ाती दुश्मनी की बुनियाद पर जो है ना कत्ल हुआ है, तो उसकी हमने पुरजोर मजम्मत की। फिर उसने जो है ना वो 40 घंटे तक जो है ना हमारी लाश पड़ी रही। फिर हमने जर्गों को इख्तियार दिया था, तो जब हमारे जर्गी उसके साथ बात हुई तो फिर वो एडिशनल कमिश्नर जो थे मलाकंड डिवीजन का वो था, वो उसका वफद था, तो उसने जो है ना वो फिर माफ़ी मांग ली इस बयान का कि ये तो क्लियर जो है ना दहशतगर्दी का वाक़या था, हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। शबीर अहमद से हमने ये भी पूछा कि अब मुतालबात क्या है उनकी हुकूमत से, वो क्या चाहते हैं, उनकी फैमिली बिलखुसूस क्या चाहती है। हमारी जो डिमांड थी कातिल को पकड़ने की उसको भी कह दिया कि हम उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। और दूसरी जो डिमांड थी वो अमन अमान की सूरत हाल थी, तो उसको भी जो है ना उसने कहा कि हम जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है इधर जो मलाकंड डिवीजन की उसमें जो है ना जर्गे के 2 बंदे बिठाएंगे, वो उसको पूरी डिटेल देंगे कि हमारा तालिबान के खिलाफ क्या ऑपरेशन है, क्या करने जा रहे हैं, क्या कार्रवाई हमने की, तो उसको भी मान लिया। साथ की जो अमन अमान की खराब सूरत हाल है उसका जो था वो हमारा बेसिक मसला था, तो वो उसने मान लिया कि यार हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और जो अफगानिस्तान से जो तालिबान आ गए हैं, जो उसके साथ मुज़ाकिरात हुए हैं वो किस बिना पे हुए हैं, और वो जो बंदी इधर लाए गए हैं या वो मुज़ाकिरात जो है वो कौम के सामने लाया जाए कि यार उसके साथ क्या मुआहदा है। उस मुज़ाकिरात के बाद जो है ना स्वात में बदामनी पीली है, टारगेट किलिंग शुरू हुई है, तो इसलिए ये हमारी तशवीश है और सारे लोग स्वात के लोगों में भी तशवीश है पाई जाती है कि यार इसकी जो है ना जल्द से जल्द रोकथाम किया जाए। शबीर अहमद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अकील साहब आपकी जानिब आऊंगी, आपने शबीर साहब की बात सुनी जो उन्होंने कही, और उन्होंने कहा कि जो अफगानिस्तान से तालिबान लाए हुए हैं उनके साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो हमारे सामने रखें। इतने बड़े मुजाहरे हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, बटाग्राम के अंदर हुआ, हरीपुर के अंदर हुआ, मिंगोड़ा के अंदर इतना बड़ा जलसा हुआ। क्या लोग ये कहना चाह रहे हैं कि जी अब जो भी मुतालबा हो या ना हो अभी वो टॉलरेट नहीं करेंगे कि जी तालिबानाइजेशन इन एरियाज में हो? मेरे ख्याल में स्वात की तारीख में मैं खुद स्वात से ताल्लुक रखता हूँ, हमने इतनी बड़ी नुमाइंदा गैदरिंग कभी नहीं देखी जो कल हमने देखी है। और सिर्फ स्वात में नहीं हुआ है बल्कि आसपास के जो अजला है वहां पर भी असातिज़ा, स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल वर्कर्स ये लोग निकले हैं। ये स्वात में गुज़श्ता 2-3 हफ्तों के दौरान तकरीबन तीसरा बड़ा इवेंट था। आपको याद होगा इससे पहले मठा में भी इतनी ही एक बड़ी गैदरिंग हुई थी जिसमें तमाम पार्टियों के लोग शरीक हो गए थे। कल वाले में जो हमने महसूस किया वो ये था कि इसमें PTI को छोड़कर तकरीबन तमाम पार्टियों के, मुस्लिम लीग नून को छोड़कर, हालांकि उनके नुमाइंदे आए हुए थे मगर उनकी जो मुबहम पॉलिसी है, जो स्टांस है, उसके हिसाब से जो मुतदमीन थी उन लोगों ने छोड़ा नहीं है। तो मेरे ख्याल में स्वात समेत पूरी खैबर पख्तूनख्वा में जो एक अवेयरनेस की लहर उठी है, जो पॉलिटिकल अपराइजिंग हुई है और लोग समझ गए हैं कि ये सब कुछ अगर हो रहा है तो इसकी रोकथाम किसकी जिम्मेदारी है। और आपको ये भी बता दूं कि जिस तरह भाई ने बात भी की कि अभी तक मुनेज़िर जो इशू है वो ये है कि हमें इस तमाम तर मामले में जो तशवीश है उसके 2 पहलू है। एक तो ये है कि तालिबान बगैर किसी मुआहिदे के, वो मुआहिदे वाला सिलसिला तो तकरीबन गैर एलानिया तौर पर खत्म हो गया है, मुआहिदा तो हुआ ही नहीं है, मुज़ाकिरात में चंद शराइत थे
और हमारी एस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि वो लोग उन शराइत की खिलाफ वर्जी करके आए हैं, इसलिए हम बात नहीं करें। मगर जो हमें इशू नजर आ रहा है वो एक ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में 40% इजाफा हुआ है इसी साल दहशतगर्द हमलों में या बदअमनी में। दूसरी बात यह है कि इस वाले तमाम गेम में मुनीज़ हमें फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमत का जो स्टांस है वो नजर नहीं आ रहा। बैरिस्टर सैफ हैं जो सूबाई हुकूमत की इस वक्त तर्जुमानी कर रहे हैं। फरजाना, आपकी जानिब आऊंगी। उन्होंने एक बात तो कल कही, उन्होंने कहा कि देखिए ऐसे तालिबान हैं जो चाहते हैं कि मुज़ाकरात जो हैं वो सही ना हो हुकूमत और तालिबान के दरमियान। हो सकता है कि ये इस तरह की दहशत गर्दी के वाकयात जो हैं वो कर रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी हमारी जब तालिबान के साथ मुज़ाकरात हुई तो उनको हमने ये कहा कि अगर आप कोई हमला करेंगे तो फिर आप उसकी जिम्मेदारी भी उठाएंगे। तो उनका ये मौकफ रहा है बैरिस्टर सैफ का कि ये ऐसे तालिबान कर रहे हैं, बैड तालिबान कर रहे हैं जो नहीं चाहते कि मुज़ाकरात टीटीपी और हुकूमत के दरमियान कामयाब हों। अच्छा, तो इसका मतलब बहुत शुक्रिया मुनीज़। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक बार फिर गुड तालिबान और बैड तालिबान की बहस शुरू कर रहे हैं। एक बात जो कि इंतहाई खतरनाक बात है। दूसरा, वो इशारा जो है गुल बहादुर की तरफ कर रहे हैं और कुछ ऐसे ग्रुप्स की तरफ कर रहे हैं जो कि मुफ्ती नूर वली को बकौल उनके उसकी इस बात से खुश नहीं है कि वो हुकूमत के साथ क्यों उन्होंने रियासत पाकिस्तान के साथ इनफैक्ट मुज़ाकरात क्यों किए। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये जरूर कहना चाहूंगी सैफ साहब से, बल्कि मेरा ये क्वेश्चन है कि मुझे तो बात समझ नहीं आती कि वो नुमाइंदे किसके हैं। अब जिस तरह से कल उन्होंने बात की है और जिस तरह से एक किस्म का कलदम तहरीक तालिबान को बचाने की कोशिश की इस वाक़ये से, हमें तो उस पर बहुत ज्यादा हैरत हुई है कि एक सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अंदर की बातें जो हैं वो हम सब जानते हैं कि क्या मुआहदा हुआ है, क्या मुआहदा नहीं हुआ, या मुज़ाकरात में क्या चीजें थी जो डिस्कस हुई हैं, और उन्हीं चीजों को, चलो एक डील नहीं हुई बकौल उनके, लेकिन जो मुज़ाकरात में जो पॉइंट्स डिस्कस हुए थे उसी को लेकर बहुत सारी डेवलपमेंट हुई और उस डेवलपमेंट को रोका है सवात के और दीर के लोगों ने, और उनके साथ मिले हैं पख्तूनख्वा के लोग, क्योंकि सवात वो टारगेट पॉइंट है 2009 में भी था कि जिससे फिर उसके बाद पूरा पख्तूनख्वा जल उठा। अगर आप ट्राइबल एरिया को छोड़ दे तो जो आपको मार्जी एरिया, मगर आपके ख्याल में इसका जो बराह रास्त असर है वो जो 16 अक्टूबर को इलेक्शंस होने हैं उसके ऊपर होगा? देखिए, उसका असर इस तरह से होगा जो मुझे ऐसे लगता है कि कल जिस तरह से लोगों ने आवाज उठाई है और उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को वॉइस नहीं दी, तो इससे लगता है कि वो उनसे खफा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि इस वक्त चलो इन एरियाज में तो ये प्रॉब्लम है, लेकिन जहां पर इलेक्शन हो रहा है वहां पे हम 1-2 दिन से जब हमारे नुमाइंदे जाके बात कर रहे हैं तो वहां पे हमें मिला जुला तासर नजर आ रहा है। मुनीज़े, इसमें इलेक्शन में सिर्फ एक चीज काउंट नहीं करती, इलेक्शन में और भी बहुत सारी चीजें काउंट करती हैं। इसमें अगर आप ये देखें कि खान साहब की इस वक्त पॉपुलैरिटी जो है वो अरूज पर है, लोग नाराज हैं तो वो खैबर पख्तूनख्वा के सीएम से नाराज हैं, वो नाराज हैं तो उन नुमाइंदों से नाराज हैं समाज के जिनको उन्होंने वोट दिए। लेकिन बराह रास्त चूंकि इमरान खान साहब खड़े हुए हैं तो इसलिए शायद हमें इतना असर नजर ना आए। लेकिन यहाँ पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि अगर पीडीएम ने गुलाम अहमद बिलोर को, एमल वली को या मौलाना साहब के मुफ्ती साहब को अगर उन्होंने सपोर्ट नहीं किया उनके वोटर्स ने, तो फिर इमरान खान साहब बहुत बड़ी अक्सरियत से जीत जाएंगे। अब पीडीएम अपने वोटर को कैसे मनाती है ये तो एक उनका फन होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप गुलाम अहमद बिलोर साहब की भी इवन के कॉन्स्टिट्यूएंसी में देख लें तो क्या एक सवाल है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जेयूआई या दूसरी जो पीडीएम की पार्टियां हैं उनको वोट देंगी? अब ये क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा जरूरी है, इसके ऊपर हम वापस आएंगे। अनवर अंजुम की तरफ जाते हैं। अनवर साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल के इतने बड़े जलसे में क्यों नहीं आई? शुक्रिया मनोज जी। इसकी असल वजूहात ये है कि हमारा सीएम जो है उसका ताल्लुक जो है स्वास्थ्य से है,
उनके आबाई इलाके में ये काफी अरसे से ये हालात जो है वो खराब है। उनका जो घर जिस जगह पर वाक़ है वहाँ पर हालात खराब है, लेकिन वो इस पे कुछ बोल नहीं रहे, न स्वाद का दौरा कर रहे। 2 महीने से वो यहाँ से गायब है। अगर पीटीआई की दीगर मेंबरान की बात की जाए तो मेंबरान भी गायब है। इमरान खान के लिए तो वो यहाँ पर एहतिजाज मुख्तलिफ औकात में करते हैं, लेकिन स्वाद की अमन के लिए अभी तक उन्होंने कोई ऐसा बड़ा एहतिजाज या कोई मुजाहिरा। मगर मुराद सही तो इस हवाले से बार बार बयानात दे रहे हैं और कह रहे हैं कि पहले मेरे बच्चों को तो पढ़ने दो, दुश्मन के बच्चों को बाद में पढ़ाओ। तो क्या उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ और क्या वो भी नहीं आए इस जलसे के अंदर? वो तो नहीं आए, जाहिर है इस जलसे में तो वो नहीं है, लेकिन मेरा एक ये सवाल है, मुराद सईद तो बातें तो उनकी अच्छी है और जो कर रहे हैं, लेकिन वो किससे सवाल कर रहे हैं? असल सवाल यही है, सूबे में उनकी हुकूमत है, उनका जो तर्जमान है वो कह रहा है कि हमारा उनसे मुआहिदा हुआ है तालिबान से। तो दोनों के बयानात के अंदर तसादुम है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनवर अंजुम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, इधर एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जो मुकाबला होने जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 16 अक्टूबर को, उसके ऊपर भी नजर डालेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, स्पॉटलाइट है खैबर पख्तूनख्वा में जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं 16 अक्टूबर को, और 3 हलकों के ऊपर जो है नेशनल असेंबली के इलेक्शंस होंगे, पेशावर, चरसद्दा और मर्दान। अकील साहब, कांटेदार मुकाबला कहां होगा? तीनों हलकों के ऊपर इमरान खान खड़े हुए हैं। एक हलके के अंदर एमल वली खान है अपने होम टाउन से चरसद्दा, फिर पेशावर से ये भी हाजी गुलाम अहमद बलोर कई अरसे से लड़ रहे हैं, और फिर मर्दान के अंदर जो है JUIF है मोहम्मद कासिम साहब। सबसे टफ टाइम कहां दिया जाएगा इमरान खान साहब को? मेरे जो असेसमेंट है, परदाना ने जो बात की है, खासकर पीडीएम की जो बात की है, मैं बिल्कुल उससे मुत्तफिक हूं कि पीडीएम भी एक पेज पर नहीं है। जो मेरा अंदाजा है वो ये है कि असल मुकाबला इमरान खान साहब का मर्दान में होगा, और मुझे लग रहा है कि मर्दान में शायद के मौलाना साहब की वहां पर जो इज्जत है, जो एक हमारी सोशल फैब्रिक का एक इशू है, और वहां पर जिस तरीके से वो कैंपेन चला रहे हैं, तो मेरे ख्याल में सबसे टफ मुकाबला मर्दान में होगा। पर जो हमें एक मसला नजर आता है वो ये है कि जो इमरान खान साहब का बयानिया है या उनकी जो मकबूलियत है, वो उनकी खुशकिस्मती है या खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की बदकिस्मती है। बदकिस्मती में इसलिए कह रहा हूं कि इस सूबे को उन्होंने कुछ भी नहीं दिया है, वो हमें नजर भी नहीं आते। मिसाल के तौर पर आप अमन की बात करते हैं, आप इस सूबे के हकूक की बात करते हैं, तो गुलाम अहमद बलोर से ज्यादा कुर्बानियां किसने दी है, या जो एनपी का स्टांस रहा है। मगर जो माहौल बना हुआ है, खासकर जो यंगस्टर्स है, उनके लिए बहुत बड़ा इशू है कि वो सिर्फ इमरान खान साहब को जानते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर इमरान खान साहब जीत जाते हैं तो आप यकीन करें मुनीज़े कि ये अवामी नेशनल पार्टी तो एक वाहिद पार्टी है जो कि अपोज करे। आप एमल वली खान ने सबसे बेहतरीन कैंपेन की है, मगर वहां पर हमें और पार्टियां नजर नहीं आई। तो उन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट नहीं किया। नहीं किया। अच्छा, ठीक। अब फरजाना, आपने भी ये बड़ी दिलचस्प बात की। आपने कहा कि मकबूलियत खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की नहीं है मगर इमरान खान साहब की है। तो शायद यही फैसला ठीक लगा इमरान खान साहब को कि वो खुद खड़े हो जाएं, इसलिए वो इन हलकों के अंदर खुद खड़े हुए हैं। 4 हलकों के अंदर, पंजाब में तो फिर भी एक हलका उन्होंने छोड़ा है। क्या यही वजह हो सकती है? बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आप देखें कि पख्तूनख्वा में जो खास तौर पर अगर हम MNAs की बात करें तो वो तो घरों को ही नहीं आए। जब से 2018 के इलेक्शन हुए, वो किसी शायद गमी खादी में, जिसे हम कहते हैं शादी ब्याह में, खुशी में आ जाते हो तो ठीक है, अदरवाइज अक्सर लोग जो हैं उनके हल्के के वो शिकायत करते नजर आते थे कि यहाँ पर हमारे मेंबरान असेंबली, कौमी असेंबली के वो मगर जिस तरह अकील साहब कह रहे हैं कि जी PDM ने एक दूसरे को सपोर्ट नहीं किया। JUIF की कैंपेन रही मर्दान में, ANP की कैंपेन रही चरसद्दा में, पेशावर में, मगर एक दूसरे को आपने जिस तरह वो बता रहे थे कि PMLN तो नजर ही नहीं आई, हालांकि फेडरल में उनकी हुकूमत है, वफाक में उनकी हुकूमत है। ये भी एक वजह हो सकती है कि इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं। जी बिल्कुल, कोऑर्डिनेशन भी ठीक नहीं है। और मैं आपको ये बता दूं, आज मौलाना फजल रहमान साहब को क्यों मर्दान में जलसा करना पड़ा। अगरचे ये PDM का जलसा है, लेकिन मौलाना फजल रहमान ही मेन फिगर है वहां पे, क्योंकि उन्होंने अपने उस बंदे को
अपने नुमाइंदे को सपोर्ट करना है और वो उसको वो सीट जिताना चाहते हैं और ज्यादा कांटेदार मुकाबला भी उनका वहां पे होगा। लेकिन आप पेशावर में देखिए, जैसे गुलाम अहमद बिलोर हैं, ठीक है कि उनकी बहुत ज्यादा कुर्बानियां हैं, लेकिन लोगों को ये कुर्बानियां तो 2018 में भी नजर नहीं आई। हालांकि उससे पहले वो अपने सैकड़ों लोग जो है ANP शहीद करवा चुकी थी। इससे पहले क्या हुआ था, सारे लोगों ने देखा। इसी तरह अगर आप मियां इफ्तिखार, फिर इस हिसाब से तो मियां इफ्तिखार साहब को क्लीन स्वीप करना चाहिए था। तो ये चीज नहीं है, लोगों के जहनों में जो है वो एक बयानिया इस तरह से बिठा दिया गया है। खसूसन जब मैं पख्तूनख्वा के लोगों को देखती हूँ कि उनको लगता है कि इमरान खान साहब जो कह रहे हैं, वो जो हमें बता रहे हैं, वही ठीक है। हाँ, अलबत्ता थोड़ा सा फर्क मुझे 2 दिन में नजर आया है जब से ये सवात का वाकया हुआ है। और मैं, क्योंकि जाहिर है ज्यादातर चीजें जो है वो सोशल मीडिया पर ही आ रही होती हैं, सोशल मीडिया का टिल्ट थोड़ा सा इमरान खान से लोग खफा नजर आए हैं कि वो क्यों। तो दहशत गर्दी एक इशू होगा जिसके ऊपर खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो हैं वो वोट डालेंगे, क्योंकि महंगाई तो पूरे पाकिस्तान में है, मगर दहशत गर्दी बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा का एक इशू होगा, आप समझती हैं? थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है, लेकिन इमरान खान की मकबूलियत इस वक्त जितने अरूज पे है उसमें मुकाबला बहुत टफ होगा। और मैं फिर एक बार कह रही हूँ कि PDM को एक पेज पे होना पड़ेगा। अब ये जो है ना आगे पीछे वाली बातें नहीं चलेंगी। अब वाज़े तौर पर आपको बताना होगा कि आप इस जिसको आपने खड़ा किया है कि आप पूरी PDM इसको सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है। अब मेन मसला जो है ना वो और किसी में नहीं है, वो ANP और JUI में है। अब JUI अपने वोटर को मनाए कि वो गुलाम अहमद बिलोर को और अहमद वली को वोट दे, और इसी तरह अहमद वली और गुलाम अहमद बिलोर अपने वोटर को मनाए कि वो JUI को वोट दे, तो फिर कांटे का मुकाबला। चले, वाकई में ये आपने बहुत ही मुश्किल एक फॉर्मूला बता दिया है कि दाएं बाजू की जमात जो है वो बाएं बाजू के वोटर्स को है आमादा करे। ये कैसे होगा? और इस मुश्किल वक्त के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये तो खुदा ही जानता है। मगर बहुत बहुत शुक्रिया अकील यूसुफ जई साहब, फरजाना साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया, अनवर अंजुम साहब ने भी हमें स्वात से नाजरीन ज्वाइन किया। 16 अक्टूबर को जैसे कि बता रहे थे कि जो मुकाबला होगा वो PDM और इमरान खान साहब के दरमियान होगा, मगर जिस तरह के हमारे तज्जिया निगार ने भी बताया कि PDM को एक ही पेज के ऊपर होना होगा, और जो बड़ा फैक्टर होगा जो बाकी मुल्क से हटके होगा खैबर पख्तूनख्वा में, वो होगा दहशत गर्दी का। और दहशत गर्दी भी एक बहुत बड़ा इशू होगा जिसके ऊपर लोग जो हैं वो वोट डालेंगे। मुनीज़ जहांगीर को आज के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।